Assalamu alaikum Iqbalians. We are here for science lecture class 7th. It is our fourth lecture on science. Today our topic is heart attack. Heart attack. आज का जो हमारा टॉपिक है वो जो है हार्ट अटैक है, जिसका साइंसी नाम जो है मायोकार्डियल्स इन्फ्रेक्शन मायोकार्डियल इन्फेक्शन है। अब जो है हमारा जो हार्ट है इट इज़ मेड ऑफ मसल्स, और मसल सेल्स से बना होता है। दी सेल्स जस्ट लाइक अदर सेल्स इन अ बॉडी मोस्ट मस्ट रिसीव्स ऑक्सीजन। अब देखें, जिस तरह बाकी सेल्स को बाकी सेल्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो इट मीन्स के जो है बाकी सेल्स को ऑक्सीजन और फूड की ज़रूरत होती है उनके मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस के लिए। इस तरह इन जो है दिल के जो सेल्स हैं इनको भी इस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो इसमें जो है कुछ आर्टरीज़ हैं। जैसे हमने कहा कि आर्टरीज़ जो है वो कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। तो इसमें जो आर्टरीज़ दी गई हैं उसका नाम कॉर्नरी आर्टरीज़ का नाम दिया गया है। ये ब्लड वेसल्स हैं, सप्लाई ऑक्सीजन एंड फूड टू द हार्ट। ये ब्लड वेसल्स हैं जो ऑक्सीजन और उसके साथ जो है फूड को जो है वो हार्ट की जानिब ले जाती हैं। अब बाज़ का ये होता है कि इसमें जो है साल्ट्स वगैरह या फैट्स वगैरह होती हैं। फैट्स एंड अदर सेल्स होते हैं जो इसके अंदर मौजूद होते हैं खून के अंदर। तो जैसे वो दिल से गुज़र रहे होते हैं तो वो हार्ड सब्सटेंसेस की सूरत में जो है बिल्ड अप इन द वॉल्स ऑफ द कॉर्नरी आर्टरीज़। जब वो कॉर्नरी आर्टरीज़ की दीवारों के अंदर वो हार्ड सब्सटेंस जो है, जो फैट्स या अदर सेल्स के बने होते हैं, वो जमा हो जाते हैं, तो इस पूरे को हम प्लॉक का नाम देते हैं। अब होता यूँ है कि कॉर्नरी आर्टरीज बिकम्स नैरो ड्यू टू द प्लॉक जो आ जाता है, सब हार्ड सब्सटेंस जो आ जाता है, जिसकी वजह से जो है जो कॉर्नरी आर्टरीज़ हैं जो जो है ऑक्सीजन और फूड जो है दिल को मुहैया कर रही होती हैं, तो वो नैरो हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? नैरो या जो है तंग हो जाती हैं। और तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है ब्लॉक कॉर्नरी आर्टरीज़, वो एक क्लॉट पैदा हो जाता है, जम जाता है, फैट्स उसमें जम जाती हैं। जैसे उसमें फैट्स वगैरह जम जाती हैं तो वो ब्लॉक कॉर्नरी आर्टरीज़, तो कॉर्नरी आर्टरीज़ को वो क्या करती हैं, जो है सप्लाई करना बंद कर देती हैं, या कॉर्नरी आर्टरीज़ जो है ब्लॉक कर देंगी तो आगे वो दिल को खून और जो है दिल को खून या आप कह सकते हैं फूड ऑक्सीजन देना बंद कर देंगी। ब्लॉक द सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन एंड फूड टू द पार्ट ऑफ द हार्ट। अब जिस जिस में क्लॉट आ जाता है या ब्लॉक इकट्ठा होने के बाद क्लॉट की सूरत अख्तियार कर लेता है, तो वो साफ ज़ाहिर है उसको जो भी कॉर्नरी आर्टरीज़ हैं वो ऑक्सीजन और फूड सप्लाई कर रही हैं, तो वो ब्लॉक हो जाती हैं। जब ब्लॉक हो जाती हैं तो उस तक जो है क्या होता है कि ऑक्सीजन और उसके साथ साथ फूड नहीं पहुंचती, तो डेथ उस दिल के उस हिस्से की या हार्ट के उस हिस्से की डेथ हो जाती है। डेथ ऑफ द पार्ट ऑफ द हार्ट इज़ कॉल्ड अ हार्ट अटैक। जब काफ़ी अर्सा तक जो है वो आप जो है उसको उसको ऑक्सीजन और उसके साथ साथ उसको फूड नहीं मिलती, तो वो साफ ज़ाहिर है वो दिल का वो हिस्सा जो है मुर्दा हो जाएगा, और उस दिल के उस हिस्से को जो है जो मुर्दा हो गया ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ द कॉर्नरी आर्टरीज़, क्योंकि कॉर्नरी आर्टरीज़ इसके लिए ऑक्सीजन और क्या लाएंगी, फूड लाएंगी, तो वो मुर्दा हो जाता है। और इस तरह जो डेथ पार्ट ऑफ आ हार्ट इज़ जो द डेथ पार्ट ऑफ द हार्ट इज़ कॉल्ड हार्ट अटैक। जो दिल का हिस्सा बंद हो जाता है, जो दिल का हिस्सा मर जाता है, जहाँ पर कॉर्नरी आर्टरीज़ ऑक्सीजन और फूड नहीं पहुँचा सकती, तो वो जो है साफ ज़ाहिर है वो ब्लॉक हो जाएगा, बंद हो जाएगा, मुर्दा हो जाएगा, तो इसको हम हार्ट अटैक का नाम देते हैं। अब हार्ट अटैक अगर आता है तो उसकी सिम्टम्स क्या हैं, क्या सिम्टम्स हैं, किस तरह पता लगेगा कि हार्ट अटैक होने वाला है। अगर सिम्टम्स देखे जाएँ हार्ट अटैक की, तो चेस्ट पेन है,
शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है और हैवी स्वीटिंग्स है। ज़्यादा एक तो छाती में दर्द होगा और सांस लेने में दुश्वारी होगी और हैवी स्वीटिंग मकसद है ज़्यादा पसीना आएगा। दीज आर द सिम्टम्स ऑफ द हार्ट अटैक। हाई ब्लड प्रेशर अगली जो तकलीफ़ है, अगली जो बीमारी है जो सर्कुलेटरी सिस्टम की वजह से, डिसऑर्डर ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम की वजह से पैदा होती है, उसको हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन का नाम देते हैं। उमूमन इसमें होता यूँ है कि जो नॉर्मल वैल्यू जो है प्रेशर की है, नॉर्मल प्रेशर वैल्यू है ऑफ द ब्लड ऑफ ब्लड, तो वो जो है रिमेन अबव 120 या लो 80। मकसद है कि नीचे वाला ये पॉइंट होगा, ऊपर वाला ये पॉइंट होगा, या तो इससे ऊपर हो जाती है या इससे नीचे हो जाती है। तो अगर ये सूरत अख्तियार कर ले तो हम इसको जो है ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन का नाम देते हैं। अब हाइपरटेंशन की वजह से होता है क्या है कि इंक्रीज़ ब्लड प्रेशर, अगर इंक्रीज़ ब्लड प्रेशर होता है जो है खून का या इंतशार खून जो है बढ़ जाता है, तो वो क्या करता है, डैमेज ब्लड वेसल्स एंड काज ऑफ किडनी फेल्योर एंड हार्ट अटैक। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो वो ब्लड वेसल्स को डैमेज करेगा और जो वजह बनेगा कि जो है गुर्दों के नाकाम होने की और हार्ट अटैक होने की जो है वजह बनेगा। तो ये कुछ जो है इसके जो है वो थे वजूहात थी जो हाई ब्लड प्रेशर की जो है वजह से होती हैं। हाई ब्लड प्रेशर जो है उसके बाद इसकी सिम्टम्स क्या हैं, किस तरह पता चलेगा कि ये जो है वो जो है ब्लड प्रेशर हाई है। एक तो हेडेक होगा, अगर इसको देखें गौर से, एक तो हेडेक होगा और फैटिग्यूज, ब्लर्ड विजन हो जाएगा और नोज़ ब्लीड्स हो जाएगा, नाक से खून आना, धुंधला दिखाई देना या थकान महसूस होना या सर में दर्द, ये जो है हाइपरटेंशन या आप हाई ब्लड प्रेशर की वजूहात आप इसको कह सकते हैं। अब उसके बाद जो है देखें इसकी काजेज़ क्या बन सकती हैं। फूड हाई इन फैट, कि आप ऐसी खुराक ले रहे हैं जिसमें फ़ैट्स बहुत ज़्यादा है, या फिर हाई साल्ट्स इनटेक, या ज़्यादा मिक़दार में आप नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़्यादा मिक़दार में नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं, या ऐसी खुराक ले रहे हैं जिसमें चिकनाई या फ़ैट्स वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, या स्मोकिंग कर रहे हैं आप, या ओबेसिटी, डियाबिटीज़, लैक ऑफ एक्सरसाइज, ये ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से आपको हाइपरटेंशन हो सकती है, आपको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। अब उसके बाद अगली जो डिज़ीज़ है वो ज़ियाबिटीज़ है। अब ज़ियाबिटीज़ को जो है इसमें होता यूँ है कि जो ब्लड शुगर है वो हाई हो जाती है, ब्लड शुगर हाई हो जाती है। उसकी वजह क्या बनती है, उसकी वजह ये बनती है जो हमारे जिस्म में मौजूद जो पेनक्रियाज है वो इंसुलिन बनाना छोड़ देता है, या डू नॉट प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन। इंसुलिन जो है एक ऐसी दवाई है, एक ऐसी चीज़ है जो ब्लड में जो खून की शुगर है उसको कंट्रोल करती है। इंसुलिन हेल्प्स टू डिक्रीज़ ब्लड शुगर, मतलब उसको डिक्रीज़ करने की कोशिश करेगी, ब्लड शुगर को डिक्रीज़ करने की कोशिश करेगी। तो अगर जो है पहले तो ज़ियाबिटीज़ क्या होती है, ज़ियाबिटीज़ जो है हाई ब्लड शुगर है। इट मीन्स के कोई भी इंसान है उसमें जो उसके जिस्म में खून है उसमें जो मौजूद शुगर की मिक़दार होनी चाहिए वो उससे बढ़ जाती है। और होता क्यों है, क्योंकि इसमें जो हमारे जिस्म में पेनक्रियाज जो है वो जो है इंसुलिन बनाना छोड़ देता है, या ज़्यादा मिक़दार में इंसुलिन नहीं बनाता, और जिस जो है जो ब्लड शुगर इंक्रीज़ का इजाफ़ा बनता है। इसकी सिम्टम्स क्या हैं, कैसे पता चलेगा कि इस बंदे को जो है शुगर है या ज़ियाबिटीज़ है। तो लॉस ऑफ वेट, एक तो उसका वज़न कम होना शुरू हो जाएगा। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार उसको पेशाब आएगा, बार बार जो है रफ़ा हाजत के लिए वो वाशरूम जाएगा।
और एक्सेसिव थर्स्ट एंड हैंगर, मतलब बहुत ज़्यादा मकदार में प्यास भी लगेगी और उसको भूख भी लगेगी। ये सिम्टम्स हैं जो जो है ज़ियाबितीज़ की हो सकती हैं। उसके बाद इसका रिज़ल्ट क्या होगा कि अगर अगर किसी शख्स को ये चीज़ हो जाती है तो ये क्या असरात छोड़ेगी, कि क्या नुकसानात देगी इंसान को। लॉस ऑफ द आई साइट का जो है ख़त्म हो जाना, हेयरिंग, क़ुव्वत समात कम हो जाती है, हार्ट अटैक का मौजब बन सकती है, गम डिजीज़ है, और किडनी डिसऑर्डर है। किडनी डिसऑर्डर और जो है ये ऐसी बीमारियां हैं जो ज़ियाबितीज़ की वजह से जो है वो जो है लाक हो सकती हैं। अब इनसे कैसे बचा जा सकता है, इसकी प्रिकॉशंस भी हैं। यूज़ मेडिसन है, ईटिंग प्रॉपर डाइट, मुनासिब खाना खाएं, और टेकिंग एक्सरसाइज और वर्जिश करते रहें। अगर आप इन असूलों को अपनाएंगे तो इंशाअल्लाह जो है ज़ियाबितीज़ जैसी बीमारी से बच जाएंगे। उसके बाद अगला जो टॉपिक है हमारा, वो इसकी जो अगली बीमारी है जो डिसऑर्डर ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम की वजह से होती है, तो वो एस्थमा है। दरअसल एस्थमा जो है ये एक एलर्जिक जो है एलर्जी है जो वजह बनती है कि ये लंग्स में जो एयर वेव्स हैं उन्हें स्वेल कर देती है या नैरो बना देती है। एस्थमा, इसकी डेफिनेशन होगी, एस्थमा इज़ एन एलर्जी दैट काजेज द एयर वेव्स ऑफ द लंग्स टू स्वेल एंड नैरो। मतलब एक ऐसी एलर्जी है जो लंग्स की जो हवा की नालियां हैं या तो उन्हें वो फुला देगी, सूज जाएंगी, या वो तंग हो जाएगी। उसके बाद इसकी सिम्टम्स क्या हो सकती हैं, इसकी सिम्टम्स में वीज़ है। मकसद जैसे अगर किसी बंदे को एस्थमा है तो जैसे वो सांस लेगा तो उसकी छाती से चीखने की आवाज़ आएगी, छाती बोलेगी। कफ है, खांसी हो सकती है, टाइटनेस हो सकता है इन द चेस्ट, शॉर्टनेस इन ब्रीथ है, सांस लेने में दुश्वारियाँ हो सकती है। इसके अलावा जो है स्वीटिंग्स है, उसे जो है पसीना आता है। इंक्रीज़ पल्स रेट जो है दुरानिया है नब्ज़ का, वो बढ़ सकता है। सीवियर अटैक मे लीड टू डेथ, अगर ये शदीद किस्म का अटैक हो जाता है एस्थमा का, शदीद किस्म का, तो ये इससे डेथ भी वाक़ई हो सकती है, इंसान मर भी सकता है। उसके बाद प्रिकॉशंस क्या हैं इसकी, हम किस तरह में पता हम इससे अवॉइड कर सकते हैं, इससे बच सकते हैं। अवॉइड द एलर्जेंस ऑफ द एस्थमा। एस्थमा वो एलर्जेंस से जो है इज्तनाब करना चाहिए, दूर रहना चाहिए जिससे एस्थमा की बीमारी फैल सके। यूज़ प्लेंटी यूज़ प्लेंटी ऑफ वाटर, ज़्यादा मकदार में पानी पीना चाहिए। यूज़ ऑफ इन्हेलर जो आर मेडिसन, इन्हेलर या मेडिसन डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक वो इस्तेमाल करना चाहिए। ये कुछ जो है डिजीज़ थी जो है डिसऑर्डर ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, या जो हम प्रॉपर डाइट नहीं लेते और जिसकी वजह से ये लाक होती हैं, उनको डिस्कस किया गया। आज का होमवर्क जो है वो है राइट सिम्टम्स ऑफ द एस्थमा, और व्हाट इज़ डायबिटीज़, व्हाट इज़ हाइपरटेंशन, व्हाट इज़ हार्ट अटैक, व्हाट आर कॉर्नरी आर्टरीज़। कॉर्नरी आर्टरीज़ जो है क्या होती हैं, ये होमवर्क है। थोड़ा सा अगला टॉपिक है, इसमें थोड़ी सी डेफिनेशंस है, मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ कि जो है एक तो हमारे पास जो है ट्रांसलोकेशन है। ट्रांसलोकेशन है क्या? ट्रांसलोकेशन, अब ट्रांसलोकेशन जो है दरअसल ट्रांसपोर्ट ऑफ द प्रीपेयर्ड फूड है। ट्रांसपोर्ट ऑफ prepared food from leaves
by the help of by the help of phloem by the help of phloem to all parts of to all parts of plant. प्रीपेयर फूड का जो है जो कि पत्तों में पैदा होते बनाई जाती है विद द हेल्प ऑफ द क्लोरोफिल या द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। प्रीपेयर फूड की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो विद द हेल्प ऑफ द फ्लोइम, क्योंकि फ्लोइम ही ऐसी नालियाँ होती हैं जो खुराक को जो है पौधे के मुख्तलिफ हिस्सों तक ले जाती हैं। तो इस पूरे अमल को, इस पूरे प्रोसेस को हम ट्रांसलोकेशन का नाम देते हैं। उसके बाद जो है ये थोड़ी सी डेफिनेशन बढ़ानी थी इसके साथ, और इसका सवाल भी आप इसको देखेंगे। इसका सवाल भी बनेगा व्हाट इज़, ये भी होमवर्क में शामिल होगा आपका। बाकी इसके जो रिमेनिंग इस चैप्टर्स के टॉपिक्स हैं वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ाए जाएंगे। तो व्हाट इज़, इसका क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज़ ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन ये सवाल है, ये 6 सवाल हैं जो कि आपने होमवर्क में करने हैं। और थोड़ी सी हिदायत सुन लें कि पिछले लेक्चर में भी बताया गया कि जो है इन होमवर्क को करते हुए जहाँ साइंस का काम ख़त्म हो जाए उस जगह बाकी सफ़े को छोड़ दें, अगले पेज से, नए पेज से उसको शुरू करें, नई शीट से उसको शुरू करें। और फिर अगला सब्जेक्ट जो है जब वो ख़त्म हो जाए तो तीसरा सब्जेक्ट्स भी नए पेज से और नई शीट से शुरू करें। मुराद ये कि इन तमाम जो होमवर्क्स मिलते हैं इनको अलग-अलग पेज, सब्जेक्ट्स के लिहाज से अलग-अलग पेज पर जो है करें, क्योंकि आपके इन पेपर्स को, जिसमें साइंस है, मैथ है और उर्दू है, इंग्लिश है, चेक करने वाले मुख्तलिफ असातिज़ा हैं, ताकि उनको डिलीवर करने में जो है आसानी हो और वो सही तरीके से इन पेपर्स को जो है वो चेक कर सकें। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर समझ आया होगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर रहे, और अल्लाह हाफ़िज़।